कि अपन थर्ड चैप्टर अपन ने शुरू किया था। जो चैप्टर थर्ड था उसमें अपन ने उसका इंट्रोडक्शन अपन ने उसका जान लिया था, उसका परिचय की चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, क्या चीज़ें हैं। अब अपन उस चैप्टर को प्रारंभ जो कर रहे हैं, अब इसमें सबसे पहले अपनी जो बुक की जो टॉपिक की जो हेडिंग है वो है स्थिति। जो हेडिंग अपनी बुक में दी हुई है वो है स्थिति और पथ की लंबाई, या यूँ कह सकते हैं पथ लंबाई, या इसे ही कहा जाता है दूरी, और साथ में दे रखा है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट एवं दूरी। अर्थात आप इसे कह दीजिए पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। और यही इस चैप्टर का क्या है, मूल है, या यूँ कह सकते हैं यही इस चैप्टर का क्या है, आधार है। तो देखिए सबसे पहले अपन जाने स्थिति। स्थिति या पोजीशन। देखो किसी भी जब सरल रेखा में कोई कण गति करता है तो कण के सरल रेखा में गति करने पर उसकी स्थिति प्रति क्षण क्या होती है, परिवर्तित होती है। क्या कहा मैंने, किसी कण के सरल रेखा में गति करने पर उसकी स्थिति प्रति क्षण परिवर्तित होती है और ये स्थिति समय पर निर्भर करती है। ये वाली जो स्थिति है, जिसे अगर मैं इसको x के द्वारा दर्शाता हूँ और ये समय t पर निर्भर करती है, तो यूँ कह सकता हूँ इस स्थिति के मापन के लिए मुझे तीन बातों की आवश्यकता है। एक तो मूल बिंदु जहाँ से कि स्थिति प्रारंभ होगी या गति प्रारंभ होगी, दूसरी होगी दिशा, वे किस डायरेक्शन के अंदर होगा, और तीसरा लेना पड़ेगा मुझे उसका उचित मात्रक। तो देखिए मैं इसके बारे में लिख दूं कि स्थिति क्या लिखूं, सरल रेखा में गतिशील कण का गतिशील कण सरल रेखा में गतिशील प्रत्येक कण, सरल रेखा में गतिशील प्रत्येक कण प्रत्येक क्षण, यह कह सकते हैं सरल रेखा में गतिशील कण सरल रेखा में गतिशील कण प्रत्येक क्षण, सरल रेखा में गतिशील कण प्रत्येक क्षण एक निश्चित स्थिति प्राप्त करता है। प्रत्येक क्षण एक निश्चित स्थिति, एक निश्चित स्थिति प्राप्त करता है। सरल रेखा में गतिशील कण प्रत्येक क्षण क्या करता है, एक निश्चित स्थिति को क्या करता है, प्राप्त करता है। जो प्रत्येक क्षण एक निश्चित स्थिति, जिसे अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, स्थिति को x से, जो समय पर क्या करती है, निर्भर करती है, या समय पर निर्भर करता है, जो समय स्मॉल t पर निर्भर करती है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, सरल रेखा में गतिशील कण प्रत्येक क्षण एक निश्चित स्थिति प्राप्त करता है जो समय स्मॉल t पर क्या करती है, निर्भर करती है। अब देखिए स्थिति और समय दोनों के मापन के लिए तीन बातें आवश्यक हैं, मूल बिंदु, दिशा
और उसका मात्रक, ये अगर अपन को पता होगा तो ही अपन उसका सही प्रकार से क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। तो अपन ये पॉइंट भी इसके अंदर नोट कर सकते हैं कि स्थिति तथा समय दोनों के मापन हेतु, स्थिति तथा समय दोनों के मापन हेतु, स्थिति तथा समय दोनों के मापन हेतु, दोनों के मापन हेतु प्रत्येक मापन में, तो प्रत्येक मापन में, स्थिति तथा समय दोनों के मापन हेतु प्रत्येक मापन में 3 बातों की जानकारी आवश्यक है। प्रत्येक मापन में 3 बातों की जानकारी आवश्यक है। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं, देखिए। नंबर फर्स्ट तो है मूल, यानी कि ओरिजिन, जहां से कि गति प्रारंभ होगी। नंबर सेकेंड अपन लेते हैं दिशा, कि उसकी डायरेक्शन क्या है। और नंबर जो थर्ड अपन इसके अंदर लेंगे वो होगा मात्रक, उचित मात्रक लेना है। देखो ये जो मात्रक है, सबसे पहले अपन बात करें मूल की। मूल यानी ओरिजिनल, ओरिजिन यानी जहां से ये प्रारंभ होगा वो मूल बिंदु माना जाएगा, और वहां पर x यानी स्थिति क्या होगी, 0 होगी। फिर डायरेक्शन, अगर आप इसमें दाईं ओर जाते हैं तो आप इसको पॉजिटिव लेंगे, बाईं ओर जाते हैं नेगेटिव लेंगे, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाते हैं पॉजिटिव, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। फिर इसके बाद बात करते हैं मात्रक की। ये मात्रक निर्भर करता है दूरी पर। अगर दूरी छोटी है तो अपन इसको ले सकते हैं, स्थिति को व्यक्त कर सकते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में। अगर मान लो ये ज़्यादा है तो ये किलोमीटर में भी व्यक्त की जाएगी। तो देखिए अपन यहाँ इसमें एक एक को अपन जानेंगे। मैंने लिखा है सरल रेखा में गतिशील कण प्रत्येक क्षण एक निश्चित स्थिति प्राप्त करता है, जो समय स्मॉल टी पर क्या करती है, वो निर्भर करती है। स्थिति तथा समय दोनों के मापन हेतु प्रत्येक मापन में 3 बातों की जानकारी आवश्यक होती है। एक तो उसके मूल की, दिशा की, और तीसरा क्या बताया मैंने, मात्रक की। अब इसमें देखो 2 चीजों का अपन मापन कर रहे हैं, स्थिति और समय। स्थिति तथा समय दोनों के मापन हेतु तो अपन पहले मापन करते हैं स्थिति का, उसके बाद मापन अपन करेंगे किसका, इसमें समय का। तो देखिए नंबर ए अगर मैं चर्चा इसमें करूं, स्थिति का मापन। देखिएगा स्थिति का मापन। अब स्थिति के मापन में पहले भी इसके अंदर, अब इसके अंदर भी मैं अगर चर्चा करूं तो देखो नंबर A1 अगर मैं बात कर रहा हूं इसके मूल की, यानी ओरिजिन की। मूल है क्या, किसी वस्तु की स्थिति के मापने के लिए एक निर्देशांक का अपन चयन करते हैं। क्या कहा मैंने, किसी भी वस्तु की स्थिति के मापन हेतु एक निर्देश बिंदु का अपन चयन करते हैं, जिसे ही क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यानी कि देखिए इस तरह से यहां पर ये मैंने मान लिया कि मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है। तो देखिए यहां पर ये 1 2 3 4, इस तरफ भी आप ले सकते हैं 1 2 3 और ये आ गया है 4। इस साइड में अपन पॉजिटिव लेंगे, इस साइड में इसे अपन कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसे एक बार फिर से बनाएं क्योंकि थोड़ा टेढ़ा है। देखिए ये यहां पर मूल हो गया है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 तक कहीं तक ले सकते हैं। तो ये इसका मूल हो गया एक बिंदु।
तो देखिए इसमें अपन मूल के बारे में अपन क्या लिख सकते हैं, यूँ कह सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति के मापन हेतु, किसी वस्तु की स्थिति के मापन हेतु, किसी वस्तु की स्थिति के मापन हेतु एक निर्देश बिंदु का चयन किया जाता है, हेतु एक निर्देश बिंदु का चयन, सिलेक्शन उसका का चयन किया जाता है। किसी वस्तु की स्थिति के मापन हेतु एक निर्देश बिंदु का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है, जिसे ही मूल बिंदु कहते हैं, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। जैसा कि इसके अंदर मूल बिंदु क्या है, ये O वाला है, यानी 0 वाला जिसे अपन कह रहे हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, जिस पर स्थिति x क्या मानी जाती है, 0, जिस पर स्थिति x इज इक्वल टू 0, शून्य लिया जाता है। ये तो बात हो गई मूल बिंदु की। तो यहां पर देखो मूल बिंदु यह है O वाला। फिर इसी में नंबर A2, मैंने कहा 3 बातें हैं इसके लिए आवश्यक। फिर बात करते हैं अपन इसकी दिशा की। तो देखो दिशा के अंदर कैसे आप लेंगे, दिशा के लिए मैंने आपको कहा था कि मूल बिंदु के दाईं ओर तो अपन कैसा लेंगे, पॉजिटिव। देखो इस तरह से, जैसे मूल बिंदु है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो यहां इसमें क्या है, मूल बिंदु के दाईं ओर तो अपन कैसा लेंगे, पॉजिटिव, बाईं ओर लेते हैं नेगेटिव, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लेंगे अपन स्थिति को पॉजिटिव, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर स्थिति को क्या लेंगे अपन, नेगेटिव। तो अपन ये कह सकते हैं दिशा के बारे में, मूल बिंदु के दाईं ओर इस तरह से लिखें। देखो स्थिति, दिशा क्या होगी, स्थिति मूल बिंदु के देखो स्थिति मूल बिंदु के दाईं ओर ये ली जाएगी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। फिर बात करें बाईं ओर, ये ली जाएगी ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव। फिर अपन बात करें ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यहां पर भी ये ली जाएगी पॉजिटिव, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इसे लिया जाएगा धनात्मक। फिर आप बात कीजिए ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, यहां पर भी ये वैल्यू ली जाएगी ऋणात्मक। तो देखिए अपन पढ़ रहे थे स्थिति यानी कि पोजीशन। सरल रेखा में गतिशील कण प्रत्येक क्षण एक निश्चित स्थिति को प्राप्त करता है, यानी उसकी स्थिति चेंज होती रहती है, इसीलिए तो उसे स्थानांतरण गति कहा गया है, जो कि समय पर निर्भर करती है, यानी समय के अनुसार उसकी स्थिति में क्या आ रहा है, परिवर्तन।
स्थिति और समय दोनों के मापन हेतु भाई कितने समय पर कितनी स्थिति आ रही है या कितनी स्थिति के अंदर कितना समय लगा है, इसके मापन हेतु 3 बातों की जानकारी जरूरी होती है, मूल, दिशा और मात्रक। अब देखो स्थिति का मापन कर रहे हैं अपन नंबर ए, उसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं मूल की। मूल क्या है? किसी वस्तु की स्थिति के मापन हेतु एक निर्देश बिंदु का चयन किया जाता है। वो निर्देश बिंदु ये हो गया, यानी जहां से गति प्रारंभ होगी वो मूल बिंदु बन जाएगा अपने लिए। जहां से गति प्रारंभ होगी वही क्या बन जाएगा? मूल बिंदु बन जाएगा, जिस पर स्थिति x = 0 लिया जाता है, यानी यहां पर स्थिति क्या होगी? 0 होगी। फिर अगर अपन बात करें दिशा की, तो देखो दिशा के लिए मैंने क्या कहा कि स्थिति मूल बिंदु के दाईं ओर जो अपन लेंगे स्थिति वो ली जाएगी पॉजिटिव, बाईं ओर ली जाएगी नेगेटिव, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर पॉजिटिव होगी और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ये कैसे ली जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी। यहाँ अपन ने ये बातें इसकी लिख ली है। फिर बात करते हैं नंबर A3 मात्रक की, क्योंकि 3 आवश्यक बातें थी। अब मैंने ये कहा था कि जो मात्रक है वो मात्रक भी डिपेंड इस बात पर करेगा कि तय की गई जो दूरी है उसका परिमाण है क्या। अगर तय की गई दूरी कम है तो अपन इस मात्रक को सेंटीमीटर मीटर से काम चला लेंगे, लेकिन अगर तय की गई दूरी का परिमाण बहुत ज़्यादा है तो ये व्यक्त की जाएगी किलोमीटर में, यानी सुविधानुसार अपन इसे प्रयुक्त करेंगे। तो इसमें ऐसे कहा जा सकता है कि मात्रक में यह तय की गई दूरी के परिमाण पर निर्भर करता है। यह तय की गई दूरी के परिमाण पर निर्भर करता है। यह तय की गई दूरी के परिमाण पर क्या करता है? निर्भर करता है। या यूं कह सकते हैं जो सुविधानुसार सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, जो सुविधानुसार सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर हो सकता है। जो सुविधानुसार सेंटीमीटर, मीटर या फिर कैसा हो सकता है? किलोमीटर हो सकता है। इत्यादि भी कह सकते हैं। जो सुविधानुसार सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर इत्यादि हो सकता है। चलिए क्लियर है। तो देखिए अपन ने स्थिति के बारे में ये जान लिया है, स्थिति का मापन देख लिया है। फिर नंबर बी अपन हम मापन करेंगे समय का मापन। समय के मापन के लिए भी जहां मूल बिंदु है, जहां से कि गति प्रारंभ हो रही है, वहां समय स्मॉल t = क्या लिया जाता है? 0 लिया जाता है। तो देखो नंबर ए अपन ने मापन कर लिया था स्थिति का। नंबर बी अब अपन इसी पॉइंट में अपन लिख रहे हैं समय का मापन। समय का मापन, समय के मापन के अंदर पहली अपन बात कर रहे हैं। मैंने कहा था मापन के लिए, मैंने क्या कहा था, इसके लिए 3 पॉइंट चाहिए थे, मूल, फिर उसके बाद दिशा और तीसरा क्या था? मात्रक। तो यहां पर देखो अपन जो बात कर रहे हैं नंबर B1 अपन लिख रहे हैं मूल बिंदु। भाई समय के लिए मूल बिंदु है क्या? समय के लिए मूल बिंदु है क्या? प्रारंभिक समय को ही मूल बिंदु माना जाता है। जो प्रारंभिक समय है, यानी कि जहां t = क्या है? 0। प्रारंभिक समय
t इज इक्वल टू 0, यही क्या है, मूल बिंदु है। इसी को मूल बिंदु कहते हैं, प्रारंभिक समय t इज इक्वल टू 0 को। फिर नंबर B2, अगर इसकी अब बात करें अपन दिशा की, तो वही बात देखो, ध्यान रहे दिशा के रूप में क्या लेंगे, मूल बिंदु के बाद में मापा गया समय क्या लिया जाएगा, धनात्मक। मूल बिंदु के बाद में जो भी समय, क्योंकि मूल बिंदु से पहले तो समय होगा ही नहीं, क्योंकि फिर वो नेगेटिव आएगा अगर लेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार, और समय कभी ऋणात्मक संभव है नहीं। तो अपन ये कह सकते हैं मूल बिंदु के बाद में माना गया समय धनात्मक होगा। मूल बिंदु के बाद में, मूल बिंदु के बाद में माना गया समय, माना गया समय, ये सदैव लिया जाएगा धनात्मक, यानी कि ये सदैव कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फिर नंबर B3 अपन बात करें इसके मात्रक। मात्रक का चयन वही सुविधानुसार, कहीं ये सेकंड में होगा, कहीं मिनट में होगा, और कहीं कहीं ये वर्ष के रूप में भी प्रयुक्त होगा। तो अपन ये कह सकते हैं इसके मात्रक के लिए क्या कह सकते हैं, समय अंतराल के परिमाणों पर निर्भर करेगा। समय अंतराल के परिमाणों पर निर्भर करता है। अगर समय अंतराल बहुत ज़्यादा है तो ये किस में लिया जाएगा, वर्ष में, घंटे में, माह में, इस तरह से आ जाएगा। तो मैंने लिखा है समय अंतराल के परिमाणों पर निर्भर करता है, जो सुविधानुसार यो कह सकते हैं अपन, जो सुविधानुसार सेकेंड, मिनट, आवर्स, माह, वर्ष इत्यादि हो सकता है, ये लीजिए। तो यहां अपन ने स्थिति वाला पॉइंट अपन ने कंप्लीट कर लिया कि स्थिति में अपन ने क्या देखा कि प्रतिक्षण यानी समय के अनुसार जब गति हो रही है, जैसे ही गति प्रारंभ होती है किसी निर्देशांक के सापेक्ष, तो प्रति क्षण उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है। अब इस स्थिति को जानने के लिए या उस समय को साथ साथ जानने के लिए अपन को 3 बातों का जानना जरूरी था। पहला जानना जरूरी था उसका मूल, जहाँ से कि गति प्रारंभ होती है, और मूल के लिए, मूल बिंदु के लिए स्थिति x इजिकल टू क्या ली जाएगी, 0 ली जाएगी। फिर उसके बाद बात थी इसके अंदर मूल के बाद दिशा। तो दिशा में ध्यान रहे मूल बिंदु के दाईं ओर पॉजिटिव, मूल बिंदु के बाईं ओर नेगेटिव, मूल बिंदु के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर पॉजिटिव, मूल बिंदु के ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर नेगेटिव लिया जाएगा। फिर बात थी इसके मात्रक की। मात्रक जो है वो डिपेंड करेगा कि दूरी किस परिमाण की है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा परिमाण की है तो इसे अपन किलोमीटर में व्यक्त करेंगे, कम परिमाण की है तो अपन इसे सेंटीमीटर, मीटर में ही व्यक्त कर देंगे। ये इस प्रकार था। फिर अपन ने बातें करी इसके साथ समय के मापन की। समय के लिए भी वही 3। मूल बिंदु के लिए मैंने कहा प्रारंभिक समय t इजिकल टू 0 है, वही उसका मूल बिंदु हो गया। या यो कह सकते हैं कि मूल बिंदु पर समय क्या होता है, 0 होता है। दिशा, मूल बिंदु के बाद जो भी समय लिया जाएगा, यानी कि जो प्रारंभ में जो शुरू हो रही है गति, उसके बाद का जो भी समय है, मूल बिंदु के बाद में माना गया जो समय है वो सदैव पॉजिटिव होगा, क्योंकि मूल बिंदु से पहले का जो समय है वो तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक समय कभी होता नहीं है, समय का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मात्रक समय अंतराल के परिमाणों पर निर्भर करता है। अगर समय अंतराल अगर ज़्यादा है तो समय का मात्रक यहाँ प्रयुक्त किया जाएगा वर्ष, माह, सप्ताह, पखवाड़ा, इस तरह से अपन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर समय अंतराल कम है तो ये सेकेंड, मिली सेकेंड, इस प्रकार से भी ये व्यक्त किया जाएगा। अब अपन जानेंगे यहाँ पर दूरी और विस्थापन को, यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि
इस चैप्टर का मूल है, इसका आधार है दूरी और विस्थापन। यहां इसको समझना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि दूरी और विस्थापन में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। अगर ये पॉइंट अपने अगर क्लियर हो जाता है कि दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए नंबर सेकेंड, अब अपन जान रहे हैं इसमें दूरी या पथ लंबाई। तो नंबर सेकंड पे अपन बात करेंगे पथ लंबाई की। या इसे कहते हैं दूरी यानी कि डिस्टेंस। अब देखो दूरी या डिस्टेंस या पथ लंबाई है क्या। अब देखो इस पे ध्यान दीजिएगा, यहां अपने पास ये समझने का मेन बिंदु है। इसे अपन रिप्रेजेंट कर दें स्मॉल डी से, स्मॉल डी की सहायता से अपन इसे दर्शा दें, तब देखिएगा अगर स्मॉल डी से अपन रिप्रेजेंट करें तो ये वास्तव में होता क्या है, वस्तु द्वारा तय किया गया जो पथ है वही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। वस्तु द्वारा तय किया गया पथ। अगर एक व्यक्ति एक से दूसरे स्थान पर कहीं जा रहा है तो जो समय के हिसाब से वो जो चला जा रहा है, वो जो पथ तय हो रहा है वही पथ वास्तव में क्या है, दूरी है। ये एक अदिश राशि है दूरी। अदिश राशि देखो ध्यान रहे, सदिश और अदिश अपन नेक्स्ट चैप्टर में 4th में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ फिर भी इतना सा जान लें कि अदिश और सदिश होता क्या है। ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो राशि कहलाती है सदिश राशि, यानी जिनमें दिशा होती है। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और मात्रक ही काफ़ी होते हैं उन्हें कहा जाता है अदिश राशि, यानी जिसमें दिशा नहीं होती है। तो ये जो दूरी होती है ये एक अदिश राशि है। जैसे अपन जैसे वाहन से अपन गति कर रहे हैं वाहन से, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा दूरी के मान में भी वृद्धि होगी, यानी दूरी का मान सदैव कैसा होगा, धनात्मक होगा। सदैव ही दूरी का मान पॉजिटिव होगा, कभी भी इसका मान ऋणात्मक संभव नहीं है। समय के साथ इसके मान में सदैव वृद्धि होगी। अगर मैं एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा हूं तो प्रति चक्कर तय की गई दूरी का मान होगा 2πr, यानी उस सर्किल की सरकमफेरेंस यानी उसकी जो परिधि है वो दूरी के रूप में काउंट हो जाएगी। अगर मैंने 5 चक्कर लगा लिए तो दूरी का 5 गुना हो जाएगा, यानी 2πr × 5, यानी उसकी जो परिधि है उसका 5 गुना हो जाएगा। अगर 10 चक्कर लगा लिए तो 10 गुना 2πr हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य दूरी जो होती है वो पथ पर निर्भर करती है और समय के हिसाब से इसके मान में सदैव क्या होती है, वृद्धि होती है। सदैव इसका मान क्या होगा, बढ़ता रहेगा। इसका मान कभी भी शून्य संभव नहीं होगा। ये अपन ने दूरी के लिए जान लिया। और किसी भी क्षण पर दूरी के 2 मान संभव नहीं है। ये अपनी बुक के अंदर एक क्वेश्चन भी दे रखा है पीछे अनसोल्ड में, कौन सा ग्राफ संभव है कौन सा संभव नहीं है। उसी में यही है कि दूरी का मान किसी भी क्षण पर 2 मान दूरी के संभव नहीं है, क्योंकि एक क्षण पर 2 दूरियां आ पाना संभव नहीं है। विस्थापन का मान ऋणात्मक धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी के साथ ऐसा नहीं है। तो अपन इसके पॉइंटों को अपन नोट कर लें। तो देखिए क्या क्या पॉइंट अपन लिखें। पथ या लंबाई यानी कि जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में है क्या, तो मैं कह सकता हूं वस्तु द्वारा तय किया गया पथ क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। तो यहां आप कह दीजिए वस्तु द्वारा तय किया गया पथ, तय किया गया पथ दूरी कहलाता है। वस्तु द्वारा तय किया गया जो पथ होता है जिसे अपन कहते हैं पथ की लंबाई, वही क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। या उसे अपन क्या कह देंगे, पथ की लंबाई कह देंगे। फिर देखिए मैंने अभी भी बताया, अगर आप गति कर रहे हैं और समय लगेगा, समय तो हर कार्य में लगता है, अगर यहाँ समय के साथ साथ हमेशा ही दूरी के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर आप 5 मीटर गए, 5 मीटर वापस आ गए तो तय की गई दूरी कितनी होगी, 5 और 5 10 मीटर हो जाएगी। चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करें हो, आपके द्वारा तय की गई दूरी सदैव क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखिए वस्तु द्वारा तय किया गया पथ क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। फिर अपन इसमें लिखते हैं यह अदिश राशि है जो कभी भी समय के साथ
कम नहीं होती है, यानी समय के साथ ये सदैव ही क्या होती है, बढ़ती है, कभी घटेगी नहीं। ऐसा नहीं कि मैं 10 मीटर आगे चला गया फिर मैं जो है 5 मीटर वापस आ गया तो तय की गई दूरी 5 मीटर हो, ऐसा नहीं है। 10 मीटर आगे गया, 5 मीटर मैं फिर वापस आ गया, इसका मतलब मेरे द्वारा तय की गई दूरी क्या हो गई, 15 मीटर हो गई है। यहाँ ये डिफरेंस ध्यान रखना है। तो देखिए, तो मैं ये कह सकता हूँ यह एक अदिश राशि है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी अदिश राशि है, यानी कि ऐसी राशि जिसमें दिशा नहीं होती है वो राशि क्या कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। यह एक अदिश राशि है, ये अपन ने लिख लिया है, जो कभी भी समय के साथ घटती नहीं है या कम नहीं होती है। ये एक अदिश राशि है जो समय के साथ कभी भी कम नहीं होती है। यह एक अदिश राशि है जो समय के साथ कभी भी कम नहीं होती है। अगली विशेषता और देखें अपन इसकी कि क्या इसकी फिर प्रॉपर्टी आ रही है। मैं ये कह सकता हूं कि कभी भी कम नहीं होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। यह कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव संभव नहीं है। आप इसके लिए यूं भी कह सकते हैं, एक ही समय पर दो दूरी संभव नहीं है। एक ही समय पर दो दूरी संभव नहीं है। फिर अपन इसी के लिए ऐसा भी कह सकते हैं कि यह किस पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर करती है। यह पथ पर निर्भर करती है। ये किस पर निर्भर करती है, पथ पर। अब इसे अपन एक एग्जाम्पल ले लें या एक कॉन्सेप्ट ले लें, उसके आधार पर इसे अपन समझें। तो देखिए, जैसे मान लिया ये कोई एक वृत्ताकार पथ है, इसको आप विशेष कर समझना क्योंकि ये क्वेश्चन हल करने में आपकी हेल्प करेगा। ये कोई वृत्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या मैंने ले ली कैपिटल R है, ये इसका मूल बिंदु है। कोई व्यक्ति ऐसे बी पर, ध्यान रखना एज मैं क्वेश्चन के रूप में भी करा रहा हूं इसे, कि कोई व्यक्ति ऐसे बी बिंदु पर पहुंच रहा है, ए बिंदु से बी बिंदु पर अलग अलग पथों के माध्यम से पहुंच रहा है, यानी कि अलग अलग पथ से। और मैंने बताया कि दूरी का मान किस पर डिपेंड करता है, पथ पर डिपेंड करता है। तो अगर अलग अलग पथों से पहुंच रहा है ए से बी पर, एक तो पहुंच रहा है ऐसे, नंबर फर्स्ट, फिर वो व्यक्ति पहुंचा है ऐसे, यानी कि सेकंड, और नंबर थर्ड वो इस तरह से घूम करके ए से बी पर पहुंचा है। मैंने 3 स्थितियां ले ली हैं। ए से बी पर पहुंचने के उसके पास जो पथ है वो पथ ये है, एक तो ऐसे पहुंचा, एक वो ऐसे पहुंचा, एक ऐसे, और एक वही व्यक्ति अगर ऐसे पहुंचा है, यानी कि नंबर फोर्थ। चलो नंबर फोर्थ अपन नहीं लें, ये विस्थापन के रूप में काम आएगा। ए से बी पर वो पहुंच रहे हैं, तो लिख देते हैं इसे। फोर्थ, चौथा है, इन 4 रास्तों से वो ए से बी पर पहुंच रहा है। एक वृत्ताकार पथ है, उस वृत्ताकार पथ में एक व्यक्ति ए से बी पर पहुंच रहा है 4 अलग अलग रास्तों से। नंबर फर्स्ट ये, नंबर सेकेंड ये, ऐसे, यानी इस सेकेंड को मैं इधर लिख देता हूं नहीं तो मिक्स हो जाएगा आपके साथ। ये नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड ऐसे, और नंबर फोर्थ ये। इन चारों स्थितियों के लिए मुझे क्या करना है, दूरी का मान ज्ञात करना है। अगर आपने इस सवाल को अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए दूरी वाला कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा। अब देखिएगा भाई, अगर मैं इसमें
मैंने ये लाइन लिख दी कि ये किस पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है। तो देखिए ए से बी के लिए अगर मैं पहले पथ की दूरी को अगर मैं d1 ले लेता हूँ तो आप गौर कीजिएगा d1 यानी कि ये ए से बी वाली ये हो गई, तो ये पूरे वृत्त का कितना हिस्सा है, 1/4 है, और इसकी त्रिज्या क्या है, r है। तो यानी कि उसकी वृत्त की परिधि का 1/4 हिस्सा ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। यानी उसकी जो सरकमफेरेंस है, जो उसकी परिधि है, उसका 1/4 पार्ट ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और उसकी परिधि है 2πr, उसका चौथाई भाग यानी कि 1/4, और ये आ गया है πr/2। यानी ए से बी तक आने की इस वाली स्थिति में उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो दूरी हो गई है πr/2। फिर दूसरी स्थिति में अगर मैं दूरी की बात करूं तो देखिए वो ऐसे आया, r डिस्टेंस ये कवर करी, r ये कवर करी, तो यहाँ दूरी हो गई है r + r = 2r। फिर तीसरी स्थिति में अगर मैं इसकी दूरी कैलकुलेट करता हूं तो वो ऐसे आ रहा है, ये उसका पथ है, और ये मैंने कहा कि दूरी पथ पर डिपेंड करती है। तो अब कितना कवर कर रहा है, इस परिधि का 3/4 हिस्सा, 3/4 हिस्सा क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, 75%। यानी कि जो परिधि है 2πr, इसका ये हिस्सा कवर कर रहा है 3/4। तो आप इसे कह सकते हैं, 2 से 4 को कैंसिल आउट कीजिए 2 टाइम, तो ये हो गया है 3/2πr। कितना हो गया है, 3/2πr। इतनी डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। नंबर फोर्थ ये वाली डिस्टेंस है। तो ये वाली डिस्टेंस आप देखें, एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल कैसा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में ये लंब और आधार है, तो ये इसका क्या बन गया, कर्ण बन गया। यानी डायरेक्ट दूरी हो गई, ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी है, और इस न्यूनतम दूरी को ही अपन विस्थापन कहेंगे, जो अपन नेक्स्ट पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे। तो देखिए D4 हो गया, क्या है, कर्ण हो गया ये। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये हो जाएगा r² + r², ये हो गया है √2r², या इसे आप कह सकते हैं √2r। तो यहाँ अपने पास आपने क्या देखा कि 4 अलग अलग दूरियां अपन को इसके अंदर क्या हो रही हैं, प्राप्त हो रही हैं। अब इसी में एक पॉइंट और अपन लिख सकते हैं कि ए से बी पर जाने पर प्रत्येक पथ के अनुदिश तो अपन ने दूरी ज्ञात कर ली है। अब अपन इसके ग्राफ की बात कर लें कि दूरी समय में संभव ग्राफ कौन से होंगे। दूरी समय में संभव ग्राफ, यानी कि जो दूरी और समय के साथ चल सकते हैं। देखिए इस अक्ष पर मैं दूरी को ले रहा हूं और इस अक्ष पर मैं समय को ले रहा हूं, तो यहां कौन सा ग्राफ इसके लिए संभव है। देखिए ये ग्राफ इसके लिए संभव है, इस तरह से चल सकता है। तो इसे वापस बनाते हैं। दूरी और समय में संभव ग्राफ की अपन बात कर रहे थे। ये ग्राफ इस तरह से आ सकता है, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, यानी ऐसा ग्राफ दूरी और समय में संभव है, यानी कि समय के हिसाब से दूरी। मैं इस ग्राफ को ऐसे भी ले सकता हूं, ये भी दूरी और समय में संभव ग्राफ होगा। अगर मैं इस ग्राफ को बनाता हूं तो देखिए इस तरह से भी दूरी और समय में ग्राफ आ सकता है। लेकिन दूरी और समय में असंभव ग्राफ की अगर बात की जाए तो वो देखो कैसे आएगा। दूरी समय में असंभव ग्राफ, यानी कि जो ग्राफ ऐसा संभव नहीं है जो इसके साथ बन जाए। तो देखिए एक तो ग्राफ ये, अगर इस तरह से ग्राफ है, अगर यहाँ दूरी है और यहाँ इस अक्ष पर आप समय को ले रहे हैं, और ग्राफ अगर इस तरह से आता है आपके पास, तो ये संभव नहीं है ग्राफ। क्यों नहीं संभव है? ये ग्राफ क्या कह रहा है? ये ग्राफ ये कह रहा है कि जैसे समय बढ़ रहा है दूरी के मान में वृद्धि हुई,
फिर दूरी ने अधिकतम मान प्राप्त करने के बाद समय के और आगे बढ़ने पर दूरी के मान में कमी प्रारंभ हो गई, जबकि आपको पता है समय के साथ दूरी के मान में कभी भी कमी नहीं आती है, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल है ही नहीं। इसी तरह से अपन दूसरा एक ग्राफ ये देखें, इस अक्ष पर आप दूरी को लें और इस अक्ष पर लें आप समय को। तो देखिए इसमें ग्राफ यूं, अगर मैं इस तरह से ग्राफ अगर बना रहा हूं तो ये ग्राफ भी संभव नहीं होगा, क्योंकि यहां अपन इस ग्राफ में क्या दे रहे हैं, देख रहे हैं कि एक ही समय पर दो स्थितियां आ रही हैं, यानी दो दूरियां आ रही हैं। इस तरह से ये ग्राफ दूरी और समय में संभव नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ क्या कह रहा है कि एक ही समय पर, किसी एक समय पर अगर अपन चेक करें तो दो दूरियां अव्यक्त हो रही है, जबकि एक ही समय पर दो दूरियां संभव नहीं है। यही मैंने इसमें लिखा था। तो देखो दूरी वाला सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोट कर लें, एज इट ऐसे कैसे सारे पॉइंट दूरी संबंधी मैंने इसके अंदर आपके क्लियर कर लिए हैं। आप इसको ऐसे कैसे नोट कर लें, फिर इसके बाद अपन चर्चा करेंगे विस्थापन की। तो देखो मैंने क्या क्या कहा, पथ लंबाई या दूरी होती क्या है, वस्तु द्वारा तय किया गया पथ क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। यह एक अदिश राशि है जो समय के साथ कभी भी कम नहीं होती है, यह कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, एक ही समय पर दो दूरी संभव नहीं है, यह पथ पर निर्भर करती है। फिर अपने एक क्वेश्चन टाइप से यह टॉपिक लिखा है कि एक व्यक्ति ए से बी पर जा रहा है, ए से बी जाने पर प्रत्येक पथ की दूरी, यहां पर लिख सकते हैं कि यह है क्या, ए से बी तक जाने पर प्रत्येक पथ की दूरी, ए से बी तक जाने पर प्रत्येक पथ की क्या निकाली है अपन ने, इसके अंदर दूरी निकाली है, जो अलग अलग दूरियां आ रही हैं। फिर इसके बाद अपन ने देखा है दूरी और समय में संभव ग्राफ, जो कि इस तरह से ये दोनों पॉसिबल है। लेकिन अगर देखा जाए दूरी और समय में असंभव ग्राफ तो ये है, यानी दूरी कभी भी वापस से रिटर्न में नहीं आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। दूरी का मान एक ही समय पर दूरी के दो मान संभव नहीं होंगे। अब अपन बातें करेंगे इसके अंदर विस्थापन की, कि विस्थापन होता क्या है और उसको दूरी के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब अपन बात इसके अंदर करेंगे वो है विस्थापन की। नंबर 3, विस्थापन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और इसे अपन एस के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। विस्थापन है क्या, देखो दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वही क्या है, विस्थापन है। न्यूनतम मिनिमम जो डिस्टेंस होगी वो होगी विस्थापन। विस्थापन का मान समय के साथ बढ़ भी सकता है, समय के साथ घट भी सकता है, और इसका मान शून्य भी संभव है, जबकि दूरी का मान ऐसा संभव नहीं था। दूरी का मान पथ पर निर्भर कर रहा था, विस्थापन का मान पथ पर निर्भर नहीं करेगा, ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करेगा। दूरी एक अदिश राशि थी, जबकि विस्थापन कैसी राशि होगी, एक सदिश राशि होगी। अगर मैं 10 मीटर किसी सीधी सड़क पर जा रहा हूं, 10 मीटर चलने के बाद अगर मैं 5 मीटर वापस आ जाता हूं, तो मेरे द्वारा तय की गई जो दूरी होगी 10 और 5 15 मीटर होगी। लेकिन विस्थापन यानी कि मूल बिंदु से जहां से मैं गति प्रारंभ की थी, ये कितना हुआ, 5 मीटर, यानी विस्थापन 5 मीटर ही होगा। या एक तरह से कह सकता हूं 10 मीटर में प्लस में हुआ विस्थापन, फिर 5 मीटर क्या आ गया, माइनस में विस्थापन, तो परिणामी विस्थापन क्या आया, प्लस में 5 मीटर। अब इसका उल्टा सोचूं कि मैं 10 मीटर आगे की ओर गया प्लस एक्स में, और जस्ट उसी सीधी रेखा पर
उसी सीधी रेखा पर मैं 20 मीटर पीछे आ गया, तो इसका मतलब 10 में आगे गया, 20 पीछे आ गया, तो 10 माइनस 20 यानी कि माइनस 10 मीटर हो जाएगा विस्थापन। यानी विस्थापन का मान ऋणात्मक संभव है। परंतु इसी केस में अगर अपन दूरी की बात करें तो 10 जाना और 20 वापस आना, यानी 10 और 20 30 मीटर अपने पास क्या हो गई, दूरी हो गई, जबकि विस्थापन क्या हुआ, माइनस 10 हुआ। ये विस्थापन और दूरी का सबसे बड़ा अंतर है। विस्थापन का मान शून्य हो सकता है, ये मैंने बताया, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक, लेकिन दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक संभव नहीं है, ना उसका मान शून्य होता है। विस्थापन का मान समय के साथ घट सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन दूरी का मान समय के साथ कभी भी कम नहीं होता है। तो अब अपन इस विस्थापन की अपन अब बातें करें कि अब देखो इसके पॉइंट जो हैं उनको अपन लिख लें कि विस्थापन एक्चुअल में है क्या। मूल बिंदु से जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, या यूं कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं या यूं कह सकते हैं दो स्थितियों, यानी पहली और दूसरी, यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम डिस्टेंस है वही न्यूनतम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ही क्या है, विस्थापन है। तो आप कह दीजिए दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। फिर देखिए मैंने दूरी के लिए क्या कहा था, अदिश राशि, और ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, जिसकी दिशा प्रारंभिक बिंदु, यानी यूं कह सकते हैं जिस तरह से दूरी का मान पथ पर निर्भरता, इसका मान किस पर निर्भर करेगा, स्थिति पर। एक एग्जांपल और देखें आप, अगर मैं किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर h ऊंचाई तक फेंकता हूं और उसे वापस कैच कर लेता हूं, तो तय की गई दूरी क्या है, h जाना और h वापस आना, तो कुल दूरी हो गई h प्लस h 2h। लेकिन विस्थापन की बात करें तो ये शून्य हो जाएगा, क्योंकि वापस से वस्तु अपनी मूल स्थिति पर आ गई है, यानी यहां से विस्थापन क्या हो गया, शून्य। इसे ऐसे भी आप कह सकते हैं h प्लस में गई, h माइनस में आई, तो h प्लस माइनस h इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अगर वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करते हैं, उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कैपिटल R है, तो तय की गई दूरी है वो होगी 2 पाई r, लेकिन विस्थापन क्या होगा उसका, शून्य, क्योंकि वापस घूम के वहीं उसी मूल बिंदु पर आ गए। तो उस मूल बिंदु से जहां से गति प्रारंभ हुई थी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अगर एक हो गया है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अगर एक हो गया है, तो विस्थापन का मान क्या होगा, शून्य होगा, लेकिन दूरी का मान शून्य नहीं होगा। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। यूं कह सकते हैं ये सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है जिसकी जो दिशा है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर इंगित रहती है, और इसकी दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर क्या रहती है, इंगित रहती है। ये इसकी डायरेक्शन है। फिर अपन बात करें इसकी जो दिशा है किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष मापी जाती है। इसकी दिशा किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष मापी जाती है। तो देखो ये अपने दिशा की बात हो गई। क्या कहा मैंने, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों ही क्या है, संभव है, जबकि दूरी के साथ ऐसा नहीं था। इसका मान धनात्मक,
ऋणात्मक व शून्य संभव है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य क्या है, संभव है। फिर इसी में अगर बात करें तो ये पथ पर निर्भर नहीं करता है, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। इसका मान पथ पर निर्भर न करके, इसका मान पथ पर निर्भर, इसका मान पथ पर निर्भर न करके प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, न करके अंतिम व प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। इसका मान पथ पर निर्भर नहीं करके अंतिम में प्रारंभिक स्थिति पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब देखिए उसी क्वेश्चन को अपन इसमें लेते हैं। तो देखो पथ उसी क्वेश्चन को अब अपन विस्थापन के रूप में देखें तो देखिए क्या होगा। जैसे ये कोई एक वृत्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इस पे बिंदु A से बिंदु P पर कोई व्यक्ति, बिंदु A से बिंदु B पर कोई व्यक्ति 4 अलग अलग पथों से पहुंच रहे हैं। पहला पथ उसका यह है, सेकेंड यह है और थर्ड यह है और चौथा पथ उसका यह है। 4 अलग अलग पथों से वो A से B पर पहुंच रहा है। तो प्रत्येक स्थिति के लिए अपन को क्या निकालना है, विस्थापन। तो ध्यान रहे भैया, न्यूनतम दूरी को मैंने विस्थापन कहा था प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के लिए। तो देखो यहां पर प्रारंभिक बिंदु यह है, अंतिम बिंदु यह है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी यही होगी। यानी कि प्रत्येक स्थिति के लिए विस्थापन का मान समान होगा, क्योंकि मिनिमम जो वैल्यू होती है वो सदैव कैसी है, कांस्टेंट रहती है। तो यह मिनिमम मान है तो नियत है ये होगा। फिर चाहे वो ऐसे घूम के आ या कैसे भी आ, किसी भी पथ से आओ, विस्थापन सदैव उसका एक ही मान शो करेगा, A से B, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु A है, अंतिम बिंदु क्या है, B है। तो देखिए विस्थापन की अगर अपन इस स्थिति में बात करें तो S1, S2, S3, S4 चारों ही स्थितियों के लिए ये वाला विस्थापन हो जाएगा, जो कि होगा √2r। ये अपने पास आ गया है। अब अगर मैं इसमें बात करूं विस्थापन और समय में संभव ग्राफ की, तो देखो क्या ग्राफ होंगे। विस्थापन, समय, संभव ग्राफ। क्योंकि मैंने क्या कहा, विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी संभव है। देखो अगर ये विस्थापन S है और समय t यूं है, तो ये ग्राफ ऐसा आ सकता है। क्या कह रहा है कि समय बढ़ने के साथ विस्थापन के मान में वृद्धि हुई और बाद में क्या हो गई, कमी हो गई। तो संभव है विस्थापन का मान समय के साथ घट भी सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। यहां विस्थापन, इस अक्ष पर यह है समय। ये ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि इसका मान कैसा पॉसिबल है भाई, ऋणात्मक भी संभव है। फिर इसके अगर मैं ऐसे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखो ये भी ग्राफ संभव है। इसके लिए अगर मैं इस तरह से लूं, देखो यहां बना लेता हूं मैं, चलो यहीं बना देते हैं। विस्थापन और समय में, इसके लिए ये वाला वक्र भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों ही मान इसके संभव हैं। इसके लिए फिर अगर मैं बात करूं तो देखो ये इस तरह से भी आ सकता है। समय को लिया जाए, विस्थापन को,
क्योंकि देखो इस तरह से, और इस तरह का ग्राफ आपके पास आप पढ़ोगे सरल आवर्त गति में, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन जब अपन पढ़ेंगे तो वहाँ इसको पढ़ेंगे कि समय के साथ साथ ये मान विस्थापन का आवर्त रूप से क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे कि इस तरह से दोलन गति होती है, सरलावगति होती है। अगर इस सरलावगति में विस्थापन का मान पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर शून्य, फिर नेगेटिव, फिर इस तरह से इसके मान में निरंतर क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो ये ग्राफ इस तरह से भी बन जाता है। लेकिन अगर कभी ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, यहाँ विस्थापन है और यहाँ अगर समय दिया हुआ है और ग्राफ इस तरह से है, यानी समय तो बढ़े जा रहा है, विस्थापन नहीं है, इसका तात्पर्य है वस्तु कैसी है, स्थिर है। ये ग्राफ होगा स्थिर वस्तु के लिए, यानी समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी वस्तु गति नहीं कर रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे ऐसे कैसे एक बार आप नोट कर लें, फिर मैं इसका एक दो पॉइंट की और अपन बातें करते हैं। तो देखिए विस्थापन है क्या, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। ये एक सदिश राशि है, इसकी दिशा किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष मापी जाती है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य संभव है। इसका मान पथ पर निर्भर नहीं करके अंतिम व प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। दूरी और विस्थापन में अपन अंतर भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी वस्तु द्वारा तय किया गया वास्तविक पथ है, जबकि विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। दूरी के लिए अपन क्या देखते हैं कि समय के साथ इसके मान में सदैव क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जबकि विस्थापन के मान में समय के साथ वृद्धि और कमी दोनों ही संभव है। अपन यूँ कह सकते हैं दूरी का मान कभी ऋणात्मक संभव नहीं है, जबकि विस्थापन का मान ऋणात्मक क्या है, संभव है। दूरी पथ पर निर्भर करती है, लेकिन विस्थापन किस पर निर्भर करता है, अंतिम वो प्रारंभिक बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। ये अपन ने इनमें डिफरेंस भी कर लिया है। अब देखिएगा, अब एक महत्वपूर्ण चीज़ और अपन इसकी जान लें कि जब अपन ने दूरी और विस्थापन दोनों ही जान लिए हैं तो एक महत्वपूर्ण कारक और अपन जान लें, एक एग्जाम्पल के रूप में, यानी क्वेश्चन के रूप में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, जैसा कि अपन ने इस सर्किल वाले क्वेश्चन के लिए हल किया था। क्या क्या बन सकते हैं, देखो इसको मैं नोट लगा के लिख रहा हूं भाई। देखो नोट में पहला पॉइंट, अगर मैं दूरी और विस्थापन को कंपेयर करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि दूरी का मान कभी भी विस्थापन से कम नहीं होगा, या यूं कह सकते हैं विस्थापन का मान कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं होगा। विस्थापन का मैक्सिमम मान हो सकता है दूरी के बराबर, लेकिन दूरी से ज्यादा कभी नहीं होगा। कैसे, अगर एक सरल रेखा में भी चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर दूरी और विस्थापन क्या होंगे, समान होंगे, परंतु विस्थापन दूरी से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा, यानी विस्थापन का मैक्सिमम मान दूरी के बराबर हो सकता है। फिर एग्जाम्पल मैं दूं, किसी वृत्ताकार पथ पर अगर n चक्कर लगाए जाएं तो तय की गई दूरी होगी n × 2πr, लेकिन विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। चाहे 10 चक्कर लगा दो आप, 20 लगा दो, क्योंकि वापस से अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु क्या है, एक ही होंगे। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाल करके कुछ समय पश्चात कैच कर लेते हैं तो तय की गई दूरी होगी 2h, जबकि विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ अपन ने ये चीज़ें देख ली हैं। तो देखो नोट में पहला पॉइंट में लिख देता हूँ कि जो दूरी होती है वो सदैव क्या होती है, विस्थापन से अधिक होती है, या ये हो सकती है विस्थापन के बराबर। यही कह सकते हैं विस्थापन का मान सदैव क्या होता है, दूरी से कम होता है, या विस्थापन का अधिकतम मान दूरी के बराबर हो सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। कैसे, 4 ऑप्शन, दूरी बराबर विस्थापन कर दें, ग्रेटर देन, लेस देन, फिर इस तरह से। तो पहला पॉइंट तो ये अपन ने देख लिया है दूरी और विस्थापन के साथ। दूसरा पॉइंट मैं देख देता हूं, किसी वृत्ताकार पथ के इसे आप यूं कह दें, किसी कैपिटल R त्रिज्या के, किसी कैपिटल R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ के
किसी कैपिटल आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ के कैपिटल एन चक्कर पूर्ण करने पर, किसी कैपिटल आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ के कैपिटल एन चक्कर पूर्ण करने पर, कि कैपिटल एन चक्कर पूर्ण करने पर तय की गई दूरी इज इक्वल टू, ये हो जाएगी n इंटू 2πr, एवं विस्थापन की बात करें तो वो वस्तु वापस से वहीं आ गई है घूम के, और विस्थापन इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये लो, ये आपको ध्यान रखना है। किसी कैपिटल आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ के n चक्कर पूर्ण करने पर तय की गई दूरी इज इक्वल टू n इंटू 2πr, एवं विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। नंबर 3 और लास्ट, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर h ऊंचाई तक फेंकने पर, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर स्मॉल h ऊंचाई तक फेंकने पर वे कुछ समय पश्चात उसे कैच कर लेने पर, यानी उसे पकड़ लेने पर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ये तो हो जाएगी 2h, वे विस्थापन इज इक्वल टू क्या हो गया है, 0 होगा। ये अपन ने कुछ कॉन्सेप्ट और अपन ने नोट डाल के इसके अंदर लिख लिए हैं। दूरी और विस्थापन वाला ये पॉइंट अपना कंप्लीट हो जाता है। अब अपन चर्चा करेंगे इसमें चाल और वेग की, कि चाल है क्या और वेग है क्या, और इनमें किस तरह से क्या रिलेशन होगा, वो अपन अब इसमें देखेंगे।